रामाप्रिया जी, एंड अब आप शुरू कर सकते हैं। So, good morning everybody. जैसे हिंदी टॉक शोज पे कहते हैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, these words will start. So मैंने सोशल जस्टिस लॉयरिंग, दैट इज मैं सामाजिक न्याय के लिए 30 साल से लड़ती आ रही हूँ। 30 साल से मैं एक वकील हूँ और मेरा ज्यादातर काम लेबर लॉ के फील्ड में है। साथ ही साथ मैं सर्विस लॉ के फील्ड में भी बहुत काम किया है मैंने। सर्विस लॉ इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू लेबर लॉ एज यू ऑल नो, एंड उसके अलावा एनवायरमेंटल केसेस, पोल्यूशन रिलेटेड केसेस भी मैं लड़ी हूँ और फैमिली लॉ करती हूँ थोड़ा बहुत, और ह्यूमन राइट्स केसेस के साथ भी मैंने डील किया है। और मुझे अपना काम बहुत पसंद है। आई लव व्हाट आई डू, एंड ये तो आपको जाहिर होगा क्योंकि मैं 30 साल से ज्यादा यही काम करती आ रही हूँ। मगर इस काम करने के दौरान बहुत से चैलेंजेस भी हैं। मैं चैलेंजेस के बारे में बाद में जिक्र करूंगी। पहले मैं अपना वर्क कैसा अप्रोच करती हूँ उसके बारे में बात करूंगी। सो आई बिगिन विथ हाउ आई अप्रोच माई वर्क एज अ सोशल जस्टिस लॉयर। आपको कभी कोई सवाल पूछना पड़ेगा तो मुझसे पूछिए। आई विल बी स्पीकिंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। इफ आई एम नॉट क्लियर एनीवेयर, प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड एंड आस्क मी। सो स्टेप 1 होता है जब कोई क्लाइंट या एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप ऑफ लोग आते हैं एक वकील को मिलने के लिए। सो सबसे पहले हमें उनसे फैक्ट्स कलेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कम्युनिटी और विद द कंसर्न पर्सन बेहतर है। मैं क्यों डायरेक्ट इंटरेक्शन बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेशली इंटीरियर एरियाज, किसी गांव से या दूसरे टाउन से जब कोई उनका ग्रीवेंस हो, तो कभी कभी लोकल लॉयर आते हैं पेपर्स के साथ और बोलेंगे कि यही उनका ग्रीवेंस है, इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जब ऐसे लोग आते हैं, मैं सोचती हूँ कि डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए। तो मैं इंसिस्ट करती हूँ कि क्लाइंट से मिलना चाहिए। मैं पेपर्स के साथ या दूसरे वकील और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट डील ओनली विद देम, आई इंसिस्ट दैट वी टॉक डायरेक्टली टू दी अफेक्टेड पीपल। और जितना हो सके, स्पेशली इन पोल्यूशन रिलेटेड मैटर्स, एनवायरमेंटल मैटर्स, मैं बिना उस जगह को विजिट करके केस ही नहीं लेती। मैं अफेक्टेड एरिया को जाती हूँ खुद देखने से, या खुद अफेक्टेड लोगों से बात करने से ही एक फील मिलता है। यूजुअली बोलते हैं कि लॉयर्स को इमोशन नहीं होना चाहिए, उसका मतलब है इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। मगर अगर हमें अपना काम अच्छी तरह से करना है, हमारी जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभाना है, तो मैं समझती हूँ कि एक फील होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए कि उन लोगों का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उस जगह की स्थिति कैसी है। सो जिस हद तक हो सके मैं अफेक्टेड एरिया को विजिट भी करती हूँ और अफेक्टेड पीड़ित लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ फैक्ट कलेक्ट करने के लिए वह बहुत जरूरी है। देन सही सवालों को पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आर्टिकुलेट नहीं होते। बहुत बार कैसे क्लाइंट सीक्वेंशियली फैक्ट्स नहीं बोल सकते। आप ये समझो कि एक गरीब वर्कर है जो डिसमिस किया गया है, ऑफन वो नहीं कह पाएगा कि मैं इस डेट को सर्विस को ज्वाइन किया था, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। बहुत बार तो वो सब डॉक्यूमेंट्स होंगे ही नहीं। मगर वो सीक्वेंशियली नहीं बोल सकते कि मैंने 1985 में काम शुरू किया, 1990 में ये हुआ था, 92 में ये हुआ था। ऐसे बहुत बार ज्यादातर लोग इतने आर्टिकुलेट नहीं होते। इसलिए फैक्ट्स कलेक्ट करने के लिए हमें सही सवाल पूछने चाहिए, आस्क द राइट क्वेश्चंस। इंग्लिश में बोलते हैं कि व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, ये सब सवाल पूछेंगे तो वी कैन गैदर मोर इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के दौरान हमें बहुत पेशेंस चाहिए।
सभ्यता के साथ ये काम करना चाहिए। मैं क्यों ये बोल रही हूँ पर्टिकुलरली इस कभी कभार हम रिपीटेडली एक ही टाइप के केस करते हैं। समझो कि एक फैमिली लॉयर है कि वो जिन्होंने 10 या 20 डाइवर्स केस किए हैं, तो 21वां पर्सन आता है। जैसे ही फैक्ट्स कहने शुरू करता है तो उस लॉयर को कभी कभार लगेगा हाँ मैंने ये सब, मुझे मालूम है, ये सब, हाँ हाँ, 2-3 सेंटेंस बोलने के बाद ही बोलेंगे मुझे मालूम है, सब कुछ मालूम है, मैं तैयार कर लूंगी, आप साइन कर दीजिए। दैट इज नॉट a correct approach. Even if you're in the profession for 20 years, 30 years, or met 50 clients at the same time, सभ्यता होनी चाहिए, एक एक शब्द को हमें सुनना चाहिए। तो एंड लिसनिंग शुड बी एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है लिसनिंग विदाउट जजमेंट और लिसनिंग विदाउट एजम्पशन। हाँ हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है कि अगला सेंटेंस आप क्या कहने वाली हैं, तो उस गांव से हो तो मुझे पता है क्या प्रश्न है उधर, क्या मामला है। ऐसा नहीं, यू हैव टू लिसन विथ पेशेंस ईच एंड एवरी टाइम, तभी हम केस को ठीक तरह से तैयार कर सकते हैं। तो लिसनिंग के बाद ही हम ग्रीवेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कभी कभी लोग ऑफिस को आते हैं, हमारे ऑफिस को, वो कहते कुछ और है मगर असली रियल इश्यू कुछ और ही होगा। मुझे अभी भी याद है एक लड़की कल्याणी एक बार मेरे ऑफिस आई थी, किसी ने रेफर किया था, वो एक फैमिली लॉ रिलेटेड मैटर है। तो मैंने पूछा कल्याणी यस व्हाट इज द इशू प्लीज टेल मी। तो वो बोली कि मेरे हस्बैंड मुझे टीवी का रिमोट नहीं देते। तो मैं बोली कि आप वकील को देखने आए हो इसलिए कि आपके हस्बैंड टीवी रिमोट आपको नहीं देते। तो वो बोली हाँ मैं रोज शाम को घर जाती हूँ, टीवी का रिमोट नहीं देते। मगर मुझे ऑब्वियसली लगा कि कोई वकील ऑफिस को टीवी के रिमोट के लिए नहीं आएगा, तो नहीं आएगी। तो मैंने बार बार सवाल पूछा, तो उसके बाद सारे फैक्ट्स आना शुरू किया, उन्होंने बताना शुरू किया अबाउट द हैरेसमेंट शी फेस्ड, अबाउट द प्रॉब्लम शी फेस्ड इन हर इन लॉस हाउस। मगर ये सब कलेक्ट करने के लिए मुझे 5 सिटिंग्स लगे, 5 सिटिंग्स। फर्स्ट सिटिंग में बस बोली हस्बैंड रिमोट नहीं दे रहा है मुझे, इवनिंग्स में ठीक से मेरे साथ बात नहीं करता। मगर उसके बाद ही फैक्ट्स कलेक्ट कर सके। और उसी टाइप में कभी कभी सब टेक एन एग्जांपल ऑफ ए लेबर केस। तो एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स आते हैं, बोलेंगे कि हमारे फैक्ट्री में ये प्रॉब्लम है कि माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं, माइग्रेंट वर्कर्स दूसरे बिहार उड़ीसा से माइग्रेंट वर्कर्स ने हमारा काम छीन लिया। तो हमें पूछना पड़ता है कि क्यों बोल रहे हो, वो भी वर्कर्स हैं, उन्होंने कैसा काम आपका छीन लिया, क्या हुआ। तो हम स्टे इन स्ट्राइक कर रहे थे। तो स्टे इन स्ट्राइक मतलब फैक्ट्री के अंदर ही स्ट्राइक है जो विच इज नॉट लीगल। और मैनेजमेंट ने हम सबको भगा दिया पुलिस के हेल्प से, और माइग्रेंट वर्कर्स को बस में ला दिया, और वो माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ऊपरी नजर से देखो तो वो जस्ट एक केस है कि स्ट्राइकिंग वर्कर्स को बाहर भगा के दूसरे वर्कर्स को उधर ला दिया। मगर और सवाल करेंगे तो हमें मुझे बहुत बार असली मसला तभी मिलता है, तभी जानकारी होती है हमें। तो और क्वेश्चंस पूछने के बाद पता चलता है कि उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलता, या उधर सेफ्टी बहुत कम है। तो just by you cannot stop with what the client or the individual or the organization or the a group of people may first tell you। वो पहले जो बोलते हैं वो काफी नहीं है, हमें और प्रोब करना चाहिए, सही सवाल पूछने चाहिए और फैक्ट्स को कलेक्ट करके फिर असली ग्रीवेंस क्या है। एंड द रियल ग्रीवेंस में बी मोर देन वन थिंग, 1 2 3 4 5 इश्यूज भी हो सकते हैं। तो एक एक इश्यू को कैसे टैकल करना है वो हमें सोचना पड़ेगा। तो उसके बाद वंस यू आइडेंटिफाई द ग्रीवेंस, हमें ये भी जानना चाहिए कि
ये लोगों को क्या चाहिए, जो लोग आपको अप्रोच करते हैं या इंडिविजुअल आपको अप्रोच करते हैं, उनको क्या चाहिए इसका फैसला आप तय नहीं करेंगे एज लॉयर्स, और मैं नहीं तय कर सकती। क्लाइंट को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, ये हमें पूछना पड़ेगा, बिकॉज एवरीबडीज आइडिया ऑफ जस्टिस इज डिफरेंट। एवरीबडीज आइडिया ऑफ जस्टिस इज डिफरेंट। अभी समझो कि एक डिसमिस्ड वर्कर का केस वीक है, तो हम सोचेंगे हाँ कॉम्पनसेशन ही ठीक रहेगा, उनको रीइंस्टेटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है फॉर एग्जाम्पल। तो मगर वो वर्कर चाहेगा कि मुझे सिर्फ उस जगह में फिर से काम करना पड़ेगा, काम करना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। और नहीं तो टेक अ फैमिली लॉ केस, एक लेडी में शायद बहुत सफर की होगी मैरिज में, हम सोचेंगे कि क्या ऐसा पति है, ऐसा सास है, उनके साथ क्यों रहना चाहिए, डाइवर्स ही अच्छा है। मगर शायद वो लेडी सोचेगी कि मुझे हस्बैंड के साथ फिर रहना है, उनको थोड़ा एडवाइस करेंगे, थोड़ा धमकाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, मुझे उन्हीं के साथ रहना है। तो these are just small examples, but always ask the client what is the relief they want. You do not assume or presume that this is the relief which is good for them. हम शायद सोचेंगे कि यही उनके लिए ठीक है, यही उनके लिए अच्छा है, मगर उनको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो हर स्टेप में जो हम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव मतलब जिनके लिए काम कर रहे हैं उनको जो चाहिए उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। हम जो चाहे करते हैं उसके अनुसार वो उनको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। हमें सुनना है, समझना है कि उनको क्या चाहिए। नेक्स्ट इज strategizing, fact gathering or identifying the grievance or finding out what is the relief that the client wants. उसके बाद next stage is strategizing. Strategizing का मतलब है इस प्रश्न का हल हम कैसे ढूंढेंगे, कौन सा मंच ठीक रहेगा, कहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। तो कभी कभी एक रिप्रेजेंटेशन मतलब एक लेटर या पिटिशन से भी कभी कभार काम खत्म हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। कभी लीगल नोटिस कभी कभार मैंने देखा है कि लीगल नोटिस भेजने से ही अनपेड वेजेस मिल जाता है। नहीं तो कुछ वर्कर्स को जो सेटलमेंट चाहिए वो कभी कभार लीगल नोटिस के बाद ही मिल जाता है। तो लिटिगेशन शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन। कोर्ट को जाना हर प्रश्न के लिए ये सॉल्यूशन नहीं है कि कोर्ट को भागो। कोर्ट को जाएंगे तो खर्चा होता है और उससे ज्यादा टाइम लगता है। तो व्हेन देयर इज नो अदर ऑप्शन वी हैव टू गो फॉर लिटिगेशन। बट पहले देखना चाहिए कि क्या कोई सिंपल तरकीब है इस मसले को सुलझाने का। जैसे कि एक कंप्लेंट देंगे तो क्या वो मसला सुलझ जाएगा, पेटिशन देंगे तो सुलझ जाएगा, नहीं तो whether by approaching the concerned authority जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या लेबर कमिश्नर, उनसे जाके बात करने से यह मसला हल हो जाएगा, उन्हें देखना पड़ेगा। कैन वी मेक अ रिप्रेजेंटेशन, कैन वी इशू अ लीगल नोटिस, कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम बाय गोइंग टू द मीडिया। कभी कभार लाइक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीट में कूड़ा कचरा बहुत पड़ा है, तो एक सोल्यूशन होगा कि कोर्ट में जाके केस डालो। दूसरा सोल्यूशन बस थोड़ा मीडिया में हाईलाइट करो, उस रोड में रहने वाले लोग एक धरना करे, उसको मीडिया में हाईलाइट करो, फिर ही कॉर्पोरेशन वाले आके वो रोड को ठीक कर देंगे, कचरा कूड़ा को क्लीन कर देंगे। तो देयर आर मेनी वेज। एवरी टाइम वी डोंट हैव टू रश टू कोर्ट, वी हैव टू सी व्हिच इज द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। देयर मे बी सिंपलर वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नहीं तो एक वर्कर्स का इशू हो, अगर वर्कर्स के बिना काम नहीं चलेगा, उन वर्कर्स हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, एक दिन का स्ट्राइक करेंगे तो शायद उनका उनका वेतन बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे वी हैव टू थिंक फॉर ईच प्रॉब्लम विच विल बी द मोस्ट इफेक्टिव एंड क्विक सॉल्यूशन। कभी कभी हम इंटरनेशनल फोरम्स का भी सोच सकते हैं। एक केस
जहां मैनेजमेंट ने मेजॉरिटी यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं किया, और तमिलनाडु में कोई लॉ नहीं है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के बारे में, सेंट्रल लेवल में भी कोई लॉ नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम को हम अगर ILO कमिटी ऑन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को ले जाएं, वो एक इंटरनेशनल बॉडी है जो जिनीवा में बैठता है, मगर उधर जिनीवा जाने की जरूरत नहीं है, हम थ्रू ईमेल ऑल द पेपर वर्क कैन बी डन। तो मैंने सोचा कि अगर उधर जाए तो जल्दी एक वर्डिक्ट आएगा कमिटी ऑन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, उसे हम इंडिया में यूज करके इंडियन सरकार और तमिलनाडु सरकार पे दबाव लाके जो इलेक्शन रखना है उस एस्टेब्लिशमेंट में, उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इंटरनेशनल फोरम्स और इंटरनेशनल बॉडीज इफ यू कैन गेट अ क्विक रेमेडी विच विल हेल्प यू टू गेट अ रेमेडी locally. And फिर next is of course next option is negotiation. बहुत बार कोर्ट को जाए बिना ही अदर साइड के साथ बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉयर वर्कर इशू, इफ देर इज एन ओपननेस ऑफ माइंड, फॉर एग्जाम्पल वेतन की बढ़ोतरी के लिए वो सब, you can have negotiation, sit across the table and talk. इवन फैमिली लॉ रिलेटेड इश्यूज मैंने कभी कभी देखा है, मैं इनफैक्ट हर इशू में ऐसा कोशिश करती हूँ कि कैन इट बी सॉर्टेड आउट अक्रॉस द टेबल विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट। तो ऐसा हो सकता है। तो नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, प्री लिटिगेशन, मीडिएशन, ये सब ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर none of them work और nothing is appropriate, क्विक रिलीफ चाहिए तो कोर्ट जाना पड़ेगा। कभी कभी तुरंत एक स्टे मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक स्लम, एक मोहल्ले में एक स्लम के साथ अभी कल सुबह तक एविक्शन कर देंगे, तो हमें ये सब ऑप्शंस का टाइम ही नहीं है, जल्द से जल्द कोर्ट को जाके एक स्टे ऑर्डर लेना चाहिए। तो समटाइम्स वी हैव टू रश टू कोर्ट, तो कभी कभार कोर्ट को रश करना पड़ता है। एक एक केस में हमें चुनना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। और मैंने जैसे कि पहले कहा था, एक एक स्टेप पे क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हम भगवान जैसे नहीं है कि हम खुद अपने रूट में जाएंगे और जो हम चाहेंगे करेंगे और मुझे सब कुछ पता है, मैं जो करूंगी ठीक करूंगी। ऐसा अप्रोच ठीक नहीं है। लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए एक एक स्टेप में। तो appropriate forum, it always depends on the urgency of the issue. Now for example एक नमूना में दूंगी, एक उदाहरण। एक बार क्या हुआ था, एक इंडिविजुअल ने मुझे अप्रोच किया था। वो एक कार ड्राइवर था। कार ड्राइवर गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल को गया था चिकित्सा के लिए, क्योंकि वो गरीब है। 8,000 रुपया उस टाइम उनका वेतन था। तो वो गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, सॉरी या द गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में, डेंटल हॉस्पिटल में क्या हुआ था कि जब उनका गम का सर्जरी हुआ था, लोअर जॉ में गम, उसमें एक नीडल रख के स्टिच कर दिया। ऑपरेशन के बाद एक नीडल रख के स्टिच कर दिया। और सर्जरी किसने किया? एक डेंटल कॉलेज की स्टूडेंट। बहुत बार उस डेंटल हॉस्पिटल में स्टूडेंट सर्जरी करते थे, क्योंकि आम आदमी के लिए, सिंपल लोगों के लिए कोई स्टार डॉक्टर नहीं आता था, बस डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स। तो उसके बाद एक्सरे लिया, क्योंकि वो अपना जॉ को मूव नहीं कर सका, बस पानी या जूस पी सका, कुछ भी खा नहीं सकता था। तो उन्होंने डेंटल कॉलेज को एक्सरे लिया, फिर पता चला कि एक नीडल रख के स्टिच कर दिया। तो उसके बाद उस ड्राइवर और उसकी बीवी फिर वो डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल गए और बोले, डेंटल हॉस्पिटल, और बोले कि एक नीडल रख के सिला दिया, आपने स्टिच कर दिया, वो नीडल को प्लीज रिमूव कर दीजिए, नहीं तो मैं खाना खा नहीं सकता। तो उस डेंटल कॉलेज में उनका रेस्पॉन्स, डेंटल हॉस्पिटल में, इट वाज शॉकिंग। उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट अपने एग्जाम्स के लिए गई है, 2 महीने के बाद ही आएंगी, इसलिए अब 2 महीने के बाद आ जाइए। तो वो ड्राइवर
फिर उसके बाद मेरे पास आया अपनी बीवी के साथ। वो तो बात भी नहीं कर सका, बीवी ने एक्सप्लेन किया और वो बोली कि हॉस्पिटल ने हमको भगा दिया, बोला कि 2 महीने बाद आओ। तो एक एंगल से देखो तो ये एक कंज्यूमर डिस्प्यूट है, बट इट्स नॉट ए कमर्शियल डिस्प्यूट। उसमें आई मीन इट इज लाइक अ कंज्यूमर डिस्प्यूट, बट इट्स नॉट ए कमर्शियल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज नॉट ए कमर्शियल हॉस्पिटल, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कंज्यूमर डिस्प्यूट भी नहीं है। तो उसका रेमेडी, क्योंकि गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल इट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट, तो मैंने तुरंत एक रिट पिटिशन डाला। उस दिन ही नेक्स्ट डे मेंशन किया, सुबह को बोले, मैंने कोर्ट में बोला कि बहुत अर्जेंट बात है, ये एक्सरे है, वो बोल रहे हैं हॉस्पिटल में 2 महीने के बाद आओ, ये खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो जज ने ये मैटर समझते ही जज ने गवर्नमेंट लीडर को बोला कि कल सुबह मैं ये केस आइटम नंबर 1 लूंगा, डीन ऑफ द मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को यहाँ डेंटल कॉलेज को कोर्ट में हाजिर होना है 10:30 बजे। तो अगले दिन 10:30 बजे वो डीन ऑफ द डेंटल हॉस्पिटल आया, और क्योंकि कोर्ट ने आने को कहा था, और जज ने कहा कि आज ही वो सर्जरी, दैट इज रिमूव द स्टिच एंड टेक आउट द नीडल, इफ यू डोंट डू इट बाय टुडे आफ्टरनून, मैं स्ट्रिक्चर्स पास करूंगा अगेंस्ट द डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल। तो उसके बाद इतना क्विक हुआ था कि उनको पेशेंट का एड्रेस था, क्योंकि पिटीशन में तो है, तुरंत एक एम्बुलेंस भेजे उनके घर और पेशेंट के घर। तो पेशेंट ने मुझे फोन किया, मैडम एक एम्बुलेंस आया है, मुझे बुला रहे हैं, क्या मैं जाऊं? मैं बोली हाँ जाओ, क्योंकि कोर्ट का डायरेक्शन है। तुरंत उस आफ्टरनून ही उसका ऑपरेशन करके वो नीडल, वो सुई को उनके लोअर जॉ के गम से निकाल दिया। तो हियर द रिट रेमेडी वाज अ वेरी क्विक रेमेडी। तो हमें एक एक सिचुएशन में सोचना चाहिए कि किस रेमेडी, किस फोरम में क्विक रिलीफ मिलेगा। अभी एक और एग्जांपल देती हूँ। एक बार MRF, वो टायर वाले कंपनी जिनका एक फैक्ट्री है पौंडीचेरी में, एक बार 200 वर्कर्स को एक साथ डिसमिस किया, एक साथ समरी डिसमिसल 200 वर्कर्स को डिसमिस किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक नया ट्रेड यूनियन शुरू किया था। नाउ आप सब लोग तो लॉयर्स हो, तो जानते हो कि नॉर्मली a writ petition is not maintainable as against a private company. Writ petitions are maintainable against the state or entities of the state as per Article 12 of the Constitution of India. मगर एक एक्सेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि if the action of is so monstrous, then a writ petition is maintainable even against a private company. तो हम लोगों ने कहा कि ओवरनाइट 200 लोगों को डिसमिस करना वो एक बहुत मॉन्स्ट्रस एक्शन है ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, और रिट पिटिशन डाला और हाई कोर्ट ने स्टे किया, और फिर वो लोग काम पे गए थे, because there was a stay against their termination, so they were allowed to work. So even against a private company, writ petition was effective. और एक और बार मुझे एक और केस याद है, because earlier the thinking was that IT industry के against writ petitions नहीं डाल सकते, मगर मैंने 2 writ petitions डाले थे एक बार. That was the beginning when we started suing even the IT company. दोनों केसेस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के खिलाफ थे. एक केस में क्या हुआ था कि प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी को टर्मिनेट किया गया, तो एक रिट पिटिशन डाले हम. जैसे ही रिट पिटिशन डाले तो मैनेजमेंट डिड नॉट वांट टू गेट एम्बेरेस्ड इन द कोर्ट, सो प्लीडिंग्स को पढ़ते ही, पेपर को पढ़ते ही उन्होंने तय किया कि उस लेडी को हम फिर से काम में लेंगे. तो फर्स्ट टाइम जब कोर्ट में केस आया तो अगले दिन जज ने रखा, और उसके बाद वो एक एफिडेविट लेके आ गए कि हमें पता नहीं था कि शी वाज प्रेग्नेंट, हम इमीडिएटली उन्हें काम पे रखेंगे. वो लेडी अभी तक काम में है. तो कभी कभी रिट रेमेडी भी कैन बी यूज्ड क्रिएटिवली. You have to think which is the appropriate forum depending on the urgency of the situation and the facts of the case.
नाउ तो हमेशा हमें ये तय करने के टाइम में हमें क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा, कि कैसे हमें रिलीफ मिलेगा। कभी कभार केसेस आते हैं। एक बार एक केस आया था जो 4-5 लॉयर के मिलने के बाद ही वो यूनियन मेरे पास आया था, क्योंकि हर लॉयर ने कहा था कि नो, अभी इस स्टेज में कोर्ट को जाना असंभव है। मगर फिर भी मैंने एक जरिया ढूंढा जिससे कोर्ट को जा सके और क्लाइंट्स को रिलीफ मिल गया। सो हमें क्रिएटिवली सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है कि किस फोरम को जाएं, कैसे रिलीफ मिल सकता है क्लाइंट को। इट्स ऑल्सो ए क्रिएटिव प्रोसेस। तो ये तय करने के बाद कि क्या करेंगे इस मसले को सुलझाने के लिए, अगला स्टेज आता है प्लीडिंग्स को ड्राफ्टिंग करने का स्टेज। प्लीडिंग्स को ड्राफ्ट करने का स्टेज में भी बहुत पेशेंस चाहिए और परफेक्टली करना चाहिए। ये बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑलरेडी क्लाइंट्स, who are in the margins of society. So and imbalance of power होता है। एम्प्लॉयर बहुत पावरफुल होता है, उनके पास मनी पावर है, पावर इन सोसाइटी होता है, and we are representing the weaker sections. Even if it is again cases involving women, again we are representing the relatively weaker class. So हमेशा उस imbalance of power और influence के कारण हमारा काम बहुत perfect होना चाहिए। I saw some hand floated across. Does anybody have any question to ask or should I continue? Okay, I'll continue then. So the preparation for the case हमेशा thorough होना चाहिए, and we should be updated with the latest case law. Latest case law तक हमें updated होना चाहिए। लॉयर का काम अच्छा तरह से करना है, अच्छा तरह से हमें अपना फर्ज निभाना है, तो रोजाना पढ़ने के लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए। एटलीस्ट सोने के पहले आधा घंटा तो पढ़ना चाहिए कि आज के क्या क्या जजमेंट्स हैं। एंड आजकल के माहौल में ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज एट द फिंगर टिप्स। अभी तो व्हाट्सएप में ही सब कुछ मिल जाता है, नहीं तो नेट में। हमारे जमाने में, मैं जब बोलती हूँ कि हमारे जमाने मतलब 90s में मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था, तभी ये सब नहीं होता था। SCC, मनुपत्रा, इंडियन कानून, ये सब कुछ नहीं था। एक बार रिसर्च करना पड़ेगा तो हमको SCC लेना पड़ेगा, AR लेना पड़ेगा, उसका भी have to go to the backward, I mean the pages at the back of the volume, और जहाँ पे इंडेक्स होता था एंड सब्जेक्ट अनुसार हमें ढूंढना पड़ता था कि कौन सा केस किसके लिए मुताबिक होगा। मगर अभी आप सबको वो प्रॉब्लम ही नहीं है। यू हैव एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप, एवरीथिंग ऑन email and net. You can easily do research. Rose, you have to be updated. And we also didn't have forums like live law, ये bar and bench, ये सब उस जमाने में नहीं था। मगर अब सब कुछ है, तो you need to be update। हमेशा अपडेट होना चाहिए with the latest judgments, क्योंकि दिन every day there are different judgments. Sometimes there are inconsistent judgments on a particular issue. एक बार ये कहेंगे, एक बार वो कहेंगे। Unless you are up to date, you will not be a good lawyer. Your work has to be thorough. And एक और approach I have is pleadings. Pleadings के दौरान भी वो participative process होना चाहिए, transparent होना चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है कि वकील बोलेंगे बस यहाँ साइन करो, तो कभी कभी मैटर्स आते हैं चेंज ऑफ वकालत से, दूसरे लॉयर के ऑफिस से, तो मैं क्लाइंट से पूछती हूँ कि क्या केस आपने फाइल किया था, उसका कॉपी दो। तो वो बोलेंगे कि मुझे कॉपी कभी देखा ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि क्या केस लॉयर ने फाइल किया है। वो दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, इट हैज टू बी अ पार्टिसिपेटिव प्रोसेस। क्लाइंट को दिखाना चाहिए कि ये मैंने तैयार किया है आपके लिए। पहली बात तो ये है कि तैयार करने के दौरान भी क्लाइंट पार्टिसिपेट करना चाहिए उस प्रोसेस में, और प्रिपेयर करने के बाद ही पेटिशन या एफिडेविट या जो भी हम तैयार करते हैं, क्लाइंट को पढ़ के समझाना पड़ेगा। अगर क्लाइंट खुद पढ़ नहीं सकता या नहीं पढ़ नहीं सकती,
या लैंग्वेज, आपने शायद इंग्लिश में तैयार किया होगा, वो शायद गुजराती समझेंगे या हिंदी ही समझेंगे, तो हमें, या तमिल समझेंगे, तो हमें ट्रांसलेट करके उन्हें समझाना चाहिए कि ये पॉइंट्स मैंने डाला है, ये ठीक है क्या, कुछ और पॉइंट्स ऐड करना है कि कुछ डिलीट करना है, कुछ करेक्शन करना है. दैट इज अ गुड प्रैक्टिस. यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट. उसके बाद उनको पूरी तरह से समझाने के बाद ही, और वो जब पूरे तरह से समझ जाएंगे तभी उनका हस्ताक्षर या सिग्नेचर लेना चाहिए उस डॉक्यूमेंट पे. देन तो ये हुआ, मैंने पहले प्री लिटिगेशन स्टेज का जिक्र किया था, फिर लिटिगेशन. नाउ पोस्ट लिटिगेशन. तो हम लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले वकील हैं, तो हमारा काम, एक अच्छा जजमेंट मिलने के बाद हमारा काम नहीं होता. वी आर नॉट कॉर्पोरेट लॉयर्स और टैक्स लॉयर्स या और कोई ब्रांच का लॉयर्स कि हम बोल सके हाँ हाँ भाई आपको जजमेंट मिल गया, आपके फेवर में है, अब आप जाओ. नाउ समझो कि हमें जजमेंट फेवर में भी मिला है, तो अगला हमें सोचना चाहिए कि ये कैसा इम्प्लीमेंट करेंगे. तो क्या हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए लेटर लिखना पड़ेगा, शायद कंसर्न अथॉरिटी के साथ मिलना पड़ेगा, मगर जब तक क्लाइंट को रिलीफ न मिल जाए तब तक हमारा काम खत्म नहीं होता. हम कन्वेंशनल लॉयर्स नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि कोर्ट से ऑर्डर आया, मेरा काम खत्म हुआ. नहीं, हमारा काम खत्म नहीं हुआ. जब तक क्लाइंट को ऑन द ग्राउंड रिलीफ मिलेगा तब तक हमारा काम खत्म नहीं होता. और आजकल मैं देखती हूँ कि ऑर्डर मिलने में कितनी मुश्किल होती है, उससे भी ज्यादा मुश्किल उसको इम्प्लीमेंट करने में होती है. इतने बार हमें कोर्ट जाना पड़ता है कंटेम्प्ट पिटीशन के साथ, एंड आई मीन वी हैव टू डू अ लॉट टू गेट एन ऑर्डर इम्प्लीमेंटेड, मगर जब तक क्लाइंट को रिलीफ नहीं मिलता तब तक हमारा काम खत्म नहीं होता. तो दिस इज माय अप्रोच टू वर्क. नाउ अगर आप पूछेंगे कि आपकी लाइफ कैसे है, 30 years as a social justice lawyer, more than 30 years, how is your life? तो उसमें बेनिफिट्स हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, चैलेंजेस का जिक्र मैं डिटेल में करूंगी. बेनिफिट्स ये है कि जब क्लाइंट को रिलीफ मिलता है तो बहुत खुशी होती है. जब क्लाइंट्स को रीइंस्टेट फिर से काम मिल जाती है, या उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, या एक माँ को उनके बच्चे के लिए मेंटेनेंस मिलता है, या जो भी हो, हाउसिंग पट्टा किसी को मिलता है, लैंड का पट्टा मिलता है, व्हाटएवर, बहुत खुशी होती है. और मैं समझती हूँ कि आई एम लीडिंग अ मीनिंगफुल लाइफ, तो उसमें सेटिस्फैक्शन आता है, वो एक बेनिफिट है. और एक रिकॉग्निशन भी मिलती है समाज में कि ये लॉयर स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉयर है, ऑनेस्ट लॉयर है, अपना काम ठीक से करेगी, पक्का करेगी. तो ये सब ओके, दीज आर द प्लसेस. नाउ आई विल कम टू द चैलेंजेस एंड हाउ टू डील विद द चैलेंजेस. सो सबसे पहले एक चैलेंज है पैसे का चैलेंज. मैं यू हैव नॉट मनी माइंडेड एट ऑल, तो आप सोचेंगे कि पहले ही चैलेंज में फर्स्ट चैलेंज पैसे के बारे में बात करिए, मगर इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रियल इशू. अगर मेरा फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो मैं इस फील्ड में इतने साल काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी भी जमाना बदल गया है, बट अभी भी क्लाइंट जब अप्रोच करते हैं तो 5,000 रुपये के लिए भी बहुत लोग हेजिटेट करते हैं. उनके पास वो भी ज्यादा होता है, 5,000 रुपये भी इस जमाने में. तो कभी कभार आएंगे रिट पिटिशन फाइल करने के लिए, बोलेंगे 5,000 में काम हो सकता है. तो सच बात तो ये है कि क्लेरिकल फीस और कोर्ट फीस और जेरोक्स, उसके लिए भी शायद ये 5,000 बराबर नहीं होगा. कभी कभी 10,000 देंगे. यूनियंस भी, बड़े बड़े यूनियंस भी कभी 10,000 में आप काम चला लीजिए. ये सब बहुत नॉर्मल है. जब आप सामाजिक लॉयर के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो वी डोंट गेट बिग फीस. सो इट्स अ बिग चैलेंज, स्पेशली अगर परिवार को चलाना पड़ेगा, बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा,
घर में खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक ऑफिस का रेंट देना पड़ेगा, घर का किराया देना पड़ेगा, और अगर एक्सटर्नल फंडिंग नहीं है तो मुश्किल होता है। मनी इज ऑलवेज ए चैलेंज। हम कॉर्पोरेट लॉयर्स या टैक्स लॉयर्स नहीं है, तो क्या, तो हमें हमेशा ये भी सोचना चाहिए कि थोड़ा इनकम कैसे जनरेट करें। अगर हमें हमारा इंडिपेंडेंट चाहिए, किसी और से फंडिंग नहीं चाहिए, तो कुछ और अर्न करने के लिए हमें थोड़ा वैरायटी लाना पड़ेगा। तो अगर मैं सोचूंगी कि मैं बस लेबर केसेस की करूंगी या बस ह्यूमन राइट्स केसेस करूंगी, तो वी कैन नॉट, घर का किराया नहीं दे सकते, ऑफिस का किराया नहीं दे सकते, लोगों को काम पे नहीं रख सकते। तो थोड़ा इनकम जनरेटिंग वर्क भी हमें लेना पड़ेगा। जैसे कि कभी कभी फैमिली कोर्ट, फैमिली रिलेटेड वर्क में थोड़ा इनकम मिलता है, नहीं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर वॉट एवर इट अलाइंस विथ योर वैल्यूज। हम तो अपना वैल्यूज को छोड़ नहीं सकते एंड छोड़ना भी नहीं चाहते, मगर वॉट एवर डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विथ आवर वैल्यूज, थोड़ा वेराइटी ऑफ केसेस लेंगे, सिविल केसेस या कुछ जो भी आपको पसंद है, तो थोड़ा इनकम भी आएगा, साथ साथ में हम जो करना चाहते हैं दिल से वो भी कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के लिए। सो हमें एक फील्ड से ज्यादा, वी नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन मोर देन वन फील्ड। एक ही फील्ड बस यही काम मैं करूंगी तो हमारा रोजाना जिंदगी का ठीक तरह से हम गुजारा नहीं कर सकते, परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, ऑफिस भी चला नहीं सकते। तो वी नीड टू बी स्किल्ड इन मोर देन वन फील्ड, एंड वी कैन ऑल्सो लुक एट अदर ऑप्शंस। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैं ये करूंगी, उसके साथ मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर दूंगी। अगर उसके लिए समय है तो बहुत अच्छा, you can do something like writing or you can give lectures, but we need to do other things to keep the home fire burning. या income generation के लिए कुछ तो चाहिए। Then next thing is getting junior associates. हमारे साथ जूनियर लॉयर्स काम करें, ये काम जो इंटरेस्ट है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जूनियर लॉयर्स को आजकल मैं देखती हूँ ज्यादा दिलचस्पी ही नहीं है लेबर लॉ या एनवायरमेंटल लॉ या ह्यूमन राइट्स, ये सब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। बहुत लोग अपने सीवी में डालना चाहते हैं, तो कुछ लोग तो मुझे ओपनली पूछते हैं क्या मैडम आपके साथ इंटर्नशिप कर सकती हूँ, तो मैं बोलूँ हाँ चाहो तो आ जाओ। तो वो बोलेंगे आई वांट, ओपनली 2-3 लोग ने मुझे कहा आई वांट टू डू एन इंटर्नशिप विथ यू बिकॉज इट विल लुक गुड ऑन माय सीवी। बस सीवी पे अच्छा दिखना चाहिए, तो ऐसा काम करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे लोग हमारे साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते। दे शुड हैव अ मोटिवेशन, एंड जो लोग सच्चे दिल से ये काम करना चाहते हैं बहुत कम ही है, और जूनियर्स मिलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जूनियर्स का भी एक्सपेक्टेशन है हमें एक महीना 25,000 मिलना चाहिए या 30,000 मिलना चाहिए। आते ही कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा वो 30,000 रुपया एक्सपेक्ट करेंगे, तो हम जैसे सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले वकील के लिए उनको तनख्वाह इतना देना बहुत मुश्किल होता है। तो जूनियर्स बहुत कम मिलते हैं। तो अभी मेरी उम्र 50 साल से ज्यादा है, बट आज भी मैं उतना काम करती हूँ जैसे कि मैं 24 इयर्स जब मैं थी, 24 साल की थी, उतना काम करती हूँ। बहुत से लोग कोर्ट में मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि आपकी उम्र क्या, कोई लेडी को हमने इस तरह भागते हुए नहीं देखा, इस कोर्ट से उधर भाग रही हो, इतना काम कर रही हो, सुबह से रात तक काम कर रही हो, तो हमारी जिंदगी ऐसा ही होगा। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा। आज भी बहुत बार मैं 14 घंटा काम करती हूँ, 14 to 16 आवर्स, ये सब बहुत कॉमन है। अभी मेरी उम्र के बाकी लोग रिलैक्स करते हैं, अगर कॉर्पोरेट लॉ टैक्स लॉ के फील्ड में होंगे तो वह सब टीम को सुपरवाइज करते हैं। उनका टीम, बहुत से जूनियर्स होंगे, उनका टीम सब कुछ तैयार करेगा, वो बस पढ़ेंगे, बोलेंगे ये ठीक है, नहीं तो बस कोर्ट में जाके बोलेंगे। ये सब लग्जरीज हमारे लिए नहीं है। हमें आज भी उतना हेडवर्क, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा जितना उसका इक्वल पैरों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है।
इधर से उधर भागने का, हाथों का भी इस्तेमाल, खुद टाइप करना पड़ता है, सब कुछ काम करना पड़ता है। तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मैं 24-25 इयर्स की थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 50s में भी मुझे इसी तरह इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मगर मुझे उसमें मजा आता है। मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट ये सब रियलिटीज हैं कि हमें जूनियर्स मिलना भी मुश्किल है, एक टीम को सेट करना भी मुश्किल है, बिकॉज वो इकोनॉमिक फ्रंट में मुश्किल होता है। देन दूसरी एक बात है, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इट इज अ लोनली एंड टफ बैटल्स वी फाइट। मैं लोनली बोलती हूँ क्योंकि मजे की बात नहीं, मैं सार्केज्म के साथ बोल रही हूँ। कभी कभी क्लाइंट ही अंत तक नहीं रहता, हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं एक मसले में, कभी कभी क्लाइंट का साथ भी नहीं होता। मैं जस्ट आई गिव यू एग्जांपल्स। आप सोच रहे होंगे ये लेडी क्या बोल रही है। तो मैं एक बार एक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस लड़ रही थी। एक लेडी, मीराबाई, उनका नाम नहीं बोल रही हूँ, आई शुडंट टेक द नेम, सॉरी। ओके, मीराबाई एक काल्पनिक नाम है। तो उनके लिए बैटल लड़ रही थी बहुत साल एक कंपनी के साथ। अचानक क्या हुआ कि वो उस लेडी ने एक सेटलमेंट कर लिया एम्प्लॉयर के साथ, मुझे बिन बताए। तो बहुत बार ऐसा होता है, आप जिसके लिए लड़ रहे हो वो ही आपको बिना बताए अदर साइड के साथ सेटलमेंट भी कर लेंगे। कभी कभी वर्कर्स के केसेस में भी ऐसा होता है। हम कोर्ट में लड़ रहे होंगे सालों साल, तो ऑफ कोर्स उनको रेमेडी चाहिए, उनको पैसा या जो भी रेमेडी चाहिए। और वो लोग हमारे पास आके बोलने के लिए शर्मिंदा होते हैं कि मैं सेटल करना चाहती हूँ अदर साइड के साथ। तो कभी कभी बैटल, ये युद्ध हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, वो बहुत लोनली होता है। आपका क्लाइंट भी कभी साथ नहीं देगा, आप उस मसले में फुल एंड फुल उलझे हुए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रूव करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो बीच रास्ते में क्लाइंट ही आपको छोड़ सकता है। ऐसा भी होता है कभी कभी। एंड हर बैटल मुश्किल बैटल होता है क्योंकि इम्बैलेंस ऑफ पावर है हमारे पास। हम लोग तो अपना काम नेकी से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, फुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट है हमारा। और रियलिटी ऑफ लाइफ इज करप्शन होता है, इम्बैलेंस ऑफ पावर होता है। एंड सो कभी कभार बेस्ट ऑफ केसेस, बहुत अच्छे केसेस भी हमने जितना सिंसियर भी करते हैं, कभी कभी हार जाते हैं। तो उस टाइम में हमें हौसला बनाए रखना है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और अपने आप को बोलना है कि कदम बढ़ाए चल, रुक जाना नहीं। तो कहीं हार के हमें खुद बोलना पड़ता है, क्योंकि एंकरेज करने वाले लोग भी बहुत कम होंगे कभी कभी। इट्स अ लोनली बैटल, इट इज अ टफ बैटल, एंड ऑल्सो द बैटल्स वी फाइट आर वेरी लॉन्ग। नाउ मैं वेरी लॉन्ग का एक एग्जांपल दूंगी। अभी मैं कुछ लोगों के लिए परमानेंसी के लिए एक केस लड़ रही हूँ। ये केस शुरू हुआ था इंस्पेक्टर ऑफ लेबर के सामने 1999 में शुरू हुआ था। एंड उस टाइम में लोग मेरे पास नहीं आए। उन 99 में फिर उनको 2002 में एक ऑर्डर मिला। मैनेजमेंट ने उस केस के अगेंस्ट एक रिट पिटीशन फाइल किया था हाई कोर्ट में, और उस केस में 2008 में एक रिजल्ट हुआ था। रिजल्ट ये था कि हाई कोर्ट ने बोला, रिमांड कर दिया वो मैटर को, फिर से जांच के लिए रिमांड कर दिया। सो दोबारा जांच हुई लेबर कोर्ट में, 2010 में एक वर्डिक्ट मिला। उसके बाद वो वर्कर्स मेरे पास आए। तो 2010 में आने के बाद वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो पहले एक रिट पिटीशन डाला कि इसको इम्प्लीमेंट करो। तो उसके बाद जब जज उसमें ऑर्डर डालने वाले थे, मैनेजमेंट ने बोला कि हम इसी ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। तो एक रिट पिटीशन फाइल किया, वो रिट पिटीशन खत्म हुआ। फिर उसके बाद रिट अपील भी हम जीत गए, रिट पिटीशन जीत गए, रिट अपील जीत गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए।
सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने मैनेजमेंट के SLP स्पेशल लीव पिटिशन को डिसमिस कर दिया, तो वर्कर्स बहुत खुश हो गए। हाँ, हमने 3 बार हम जीत गए, लेबर कोर्ट 4 बार, लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट सिंगल जज बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस किया था, अब तो जरूर हमें रिलीफ मिलेगा। मगर उसके बाद क्या हुआ पता है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस करने के बाद भी मैनेजमेंट ने एक रिव्यू फाइल किया और रिव्यू हाई कोर्ट में फाइल किया, और कब फाइल किया, जब हमने कंटेम्प्ट पिटिशन डाला था, उसके बाद रिव्यू पिटिशन मैनेजमेंट ने डाला था। अभी रिव्यू डिसमिस हो गया मगर फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये 15 साल से 2010 से ये मैं केस देख रही हूँ, तो उसके लिए बहुत सब्रता चाहिए। वी नीड लॉट ऑफ पेशेंस, और इंग्लिश में बोलते हैं परसिवरेंस। तो हमें आगे वी नीड टू कीप गोइंग, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। और बेस्ट ऑफ केसेस मैं बोलती हूँ, कभी कभार बहुत अच्छे केसेस हम हार जाते हैं क्योंकि पावर इम्बैलेंस होता है, इन्फ्लुएंस होता है, अदर फैक्टर्स होते हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। मगर हम भी ह्यूमन बींग्स हैं। बहुत बार मैंने भी सोचा है कि क्या ये ऐसी नौबत आई है मेरी जिंदगी में भी, जब मैं सोचती हूँ कि क्या ये वर्दी, ये यूनिफॉर्म, ये गाउन पहन के मुझे फिर से कोर्ट जाना पड़ेगा, इस कोर्ट में मैं फिर से काम कर सकती हूँ कि घर में ही बैठ। कभी कभी सोचती हूँ, 1-2 मिनट के लिए ऐसे मन में सोचती हूँ, मगर हमें हिम्मत बना के वी हैव टू कीप गोइंग। और इसीलिए हमें कभी कभार एक वैरायटी ऑफ वर्क करेंगे तो भी हमें हम निराश नहीं होंगे। जैसे कि हमने बहुत एक अच्छा केस हार गए, और इट इज हार गए क्योंकि इट इज नॉट दैट हमारी केस में कोई कमी है, मगर एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण हम हार गए। तो उसी टाइम में अगर हम वी आर डूइंग सम राइटिंग, लीगल इश्यूज पे हम लिखेंगे, लीगल कोई लेक्चर्स देंगे इंस्टीट्यूट में, आई मीन टू लॉ कॉलेजेस, और सब कुछ और करेंगे, हमें in these laws also we can keep going. That is my personal experience, and other activities also help us to keep going. कभी कभी मैं पहले till the age of 40, 20 to 40 मेरा सारा जिंदगी it was only revolving around मेरा काम, पर्सनल लाइफ कुछ नहीं था। अभी भी पर्सनल लाइफ के लिए इतना मैं बोलती, मैंने आपको कहा था कि अभी 50 साल की उम्र के बाद भी मैं उसी तरह भाग रही हूँ, उसी तरह काम कर रही हूँ, तो पर्सनल लाइफ के लिए उतना समय नहीं मिलेगा। और 40 साल तक उम्र तक मैंने पर्सनल लाइफ पे ज्यादा फोकस ही नहीं किया, बस काम 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 काम। मगर अगर हम और कुछ भी करेंगे तो दैट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप अस गोइंग। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीड, अगर आपको पिक्चर देखना पसंद करे तो कभी कभार पिक्चर देख लो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। यू नीड टू डू अदर थिंग्स ऑल्सो टू कीप योर सेल्फ गोइंग, क्योंकि द बैटल्स आर लॉन्ग and we may not even win the battles, and sometimes even the clients may not be with us till the end of the battle. एक और केस में इट इज इंटरेस्टिंग, तो उसके बारे में भी थोड़ा बोलना चाहती हूँ। एक ऑटिस्टिक चाइल्ड, सिवियरली ऑटिस्टिक चाइल्ड की माँ एक बार मेरे पास आई थी। हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था, अमेरिका में रहते थे, हस्बैंड ने छोड़ दिया, दूसरी शादी भी कर ली, और वाइफ यहाँ पे थी, और ऑटिस्टिक बच्चे के साथ, सिवियरली ऑटिस्टिक बच्चे के साथ, और मेंटेनेंस कुछ नहीं दिया उनको। तो पहले हमने मेंटेनेंस के लिए अमेरिका में भी अप्लाई किया था, उधर भी एक सोशली माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन मैत्री बोल के थी, नहीं तो हम यूएस का फीस तो ये लेडी कभी दे नहीं सकती थी, तो उन लोगों ने हेल्प किया, एक केस फाइल किया, उधर थोड़ा मेंटेनेंस मिला, फिर इंडिया में फाइट किए सब कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट आया, सब कुछ, फिर रिलीफ रिट अपेलेट स्टेज के बाद क्रिमिनल आरसी, क्योंकि उन हस्बैंड ने क्रिमिनल आरसी डाला था इंडिया में, तो उस केस के बाद 3 स्टेजेस के बाद उनको रिलीफ भी मिला, और अमेरिका में भी थोड़ा रिलीफ मिला। तो रिलीफ मिलने के बाद आप सोचेंगे कि क्लाइंट मुझे थैंक यू बोलेगी, और
मगर ऐसा नहीं होता। तो बहुत बार ये एक और चैलेंज है कि हम सोचते हैं कि हमारे क्लाइंट्स दे विल बी लॉयल टू अस, हमें थैंक यू बोलेंगे, हमारे साथ रहेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो इधर क्रिमिनल आरसीबी जीतने के बाद वो लेडी क्या बोली, मतलब मैडम थैंक यू, मुझे 3 कोर्ट में आपने ऑर्डर दिलवा दिया, मगर अभी मैं एक दूसरे वकील के साथ जाना चाहती हूँ। मैं बोली क्यों? तो वो बोली कि आप तो बहुत नेक और ईमानदार हो, अभी मुझे ये 3 ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे ऐसा वकील चाहिए जो मेरा हस्बैंड को धमकाएगा, जिससे मेरा हस्बैंड और उनके लॉयर डरेंगे। आप अभी मुझे एक नेक और ईमानदार लॉयर की जरूरत नहीं है, मुझे एक धमकाने वाले डरावने वकील की जरूरत है, तो मैं जा रही हूँ। तो ऐसा भी होता है बहुत बार कि यू मे नॉट इवन गेट द ग्रेटिट्यूड ऑफ योर ओन क्लाइंट्स, तो वो हर्ट तो होता है, मगर ऐसे सेट कदम बढ़ाई चल, आगे हमें देख के आगे चलना पड़ता है। सो दीज आर ऑल दी चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ सोशल जस्टिस लॉयर। बट फिर भी मुझे मेरा काम में बहुत मजा आता है और मैं जिंदगी भर ये करना चाहती हूँ। So this is about my journey as a social justice lawyer. अभी आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब हम क्वेश्चंस लेंगे, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू रामाप्रिया जी, हम क्वेश्चंस लेंगे अब। एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। I have worked, let me read it. I have worked for some time on the delivery of social welfare schemes among informal workers. I designed research studies to evaluate their impact. Have had limited reflection on discussions around schemes in a legal context. What kind of issues, if any, arise? That is delivery of social justice, social welfare schemes. He's saying what kinds of issues arise. Yes, आप अगर आपको पढ़ना है तो चैट बॉक्स में भी है। Okay, यही सवाल है। हाँ, तो what kinds of issues arise, तो मैं इसका सवाल बोलूं, उसका जवाब है कि sometimes these schemes never reach the beneficiaries. For example, I have worked on one case where there was a housing scheme for lower income people, and what had happened was scheme was completely subverted because the requirement for the scheme was the beneficiaries of the scheme should not have any land or any house anywhere. मगर क्या हुआ कि the people who actually got the allotments were mainly people who already had land elsewhere or who were already beneficiaries of the scheme in another district. तो वैसे लोगों को अलॉटमेंट मिला, तो हमें एक PIL डालना पड़ा, वो PIL अभी भी चल रहा है। So yes, these issues arise that when there are very well-intentioned social welfare schemes, sometimes in the identification of beneficiaries there is a problem, और जिनके लिए ये benefit it doesn't reach the intended beneficiaries. So ऐसे cases आते हैं. I hope I have answered your question. Yes. हेलो, Yes, I can hear you. मेरा नाम सुशील है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ मैम। खास करके बॉन्डेड लेबर और जो माइग्रेंट लेबर है उनके लिए काम करता हूँ और रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन को लेकर के। तो मेरा ये सवाल था मैम कि जो इंटर स्टेट माइग्रेंट होते हैं वो बाहर काम करने जाते हैं और वहाँ पे उनको जहाँ पे काम कर रहे हैं उस डेफिनेशन में प्रॉब्लम दिक्कत होता है। तो एक्चुअली हम जाके वहाँ पे रेस्क्यू सारा चीज कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग लीगली जाना होता है कोर्ट वगैरह में, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं क्योंकि दिक्कत हो जाता है, केस वहाँ चलना होता है। तो उस टाइम में इसको कैसे मैनेज किया जाए, उसका एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा शेयर करेंगे तो अच्छा होता।
तो अगर एक दूसरे स्टेट में केस चलाना पड़ता है तो हमें उस टाइम में लाइक माइंडेड लॉयर्स को पहले ढूंढना पड़ेगा जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। फिर एक स्टेट में भी होंगे तो एटलीस्ट अपना सुझाव दे सकते हैं कि अगर लॉयर्स बहुत कोऑपरेट करेंगे तो एक एक स्टेप में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, उधर जा भी सकते हैं। मगर एटलीस्ट उस हद तक कोऑपरेट नहीं करेंगे भी तो एटलीस्ट देर ओपन माइंडेड, एक हद तक तो हम अपना उपाय सब दे सकते हैं। मगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस स्टेट में लाइक माइंडेड लॉयर्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, तो कि दोनों स्टेट के लॉयर्स में कोऑपरेशन हो तो वो मसला जल्द से जल्द सुलझा जा सकता है। जी मैम, थैंक यू। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हम लोग बहुत लोग सोशल एक्टिविस्ट या सोशल वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, चाहे कोई एक एडवोकेट हो या कोई भी ऐसे साथी हो जो अनएजुकेटेड है, फिर भी वो अपने ग्रास रूट पे अच्छा एक सोशल वर्क काम कर रहा है, मूवमेंट चला रहा है लोगों के लिए। तो ये पहले से ही चला आ रहा है और हम लोग भी अभी काम कर रहे हैं। और आप लोग तो हमारे बहुत ही बड़े सीनियर हैं। तो फिर इसमें एक्चुअली ये हो रहा है कि ऐसा कोई क्यों हम लोग सभी लोग मिलकर कोई राइट्स नहीं बना पा रहे हैं, है ना, इंडिया लेवल को लेकर के कि हम लोग कोई भविष्य नहीं है। हो सके आपके ऊपर कुछ एक्टिविटी हो जाए या कभी ऐसा होता है कि मारपीट हो जाते हैं, कहीं पे आप जाए रहते एज ए सोशल वर्क, तो सबको प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए क्यों हम लोग एक साथ मिल करके ऐसा वो कोई वर्कशॉप नहीं तैयार कर पा रहे हैं या उसके लिए कोई कानून नहीं लागू कर पा रहे हैं ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन हो स्टेट लेवल पे और वो हर एक लोगों को सपोर्ट मिले उस टाइप का। तो क्या मैंने आपके सवाल को ठीक तरह से समझा कि ह्यूमन राइट डिफेंडर्स का काम करने वाले लोग, उनका रिस्क बहुत होता है और कभी कभार हमको धमकी मिलती है और मारपीट के लिए भी लोग आते हैं, तो हमारे प्रोटेक्शन, हमारी सुरक्षा के कुछ कानून की कभी कभी ऐसा होता है मैम, वो एक झूठा एफआईआर भी हो जाता है। क्योंकि मैं गुजरात में था, 2022 में मैं गुजरात में था, तो वहाँ पे उन्होंने एक आदिवासी फैमिली को मैंने सपोर्ट किया और उनका एट्रोसिटी एक्ट में वहाँ पे मैंने सफर किया पूरा 1 महीना और कोर्ट तक गया और फिर उनके ऊपर एफआईआर वगैरह हुआ। तो बाद में वो पॉलिटिकल लीडर्स से बिलोंग करता था उनकी फैमिली, तो वो लोग बाद में मेरे ऊपर धर्मांतरण का केस दायर करवा दिए वहाँ पे। तो मुझे बहुत सफर करना का केस आप पे डाले जी। नहीं तो कभी कभी वो पीसीआरए भी मिसयूज करके डालते हैं, नहीं तो कुछ मैं ये सब से वाकिफ हूँ कि ये सब होता है। मगर उसके प्रोटेक्शन के लिए आई थिंक वी नीड अ नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ लॉयर्स ऐसे ह्यूमन राइट डिफेंडर्स और सबको एक नेशन वाइड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए, ये मैं सोचती हूँ, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब एक समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और रोल मॉडल बन रहे हैं, है ना। अब जो सोशल वर्क कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल बन रहे हैं अपने समुदाय के लिए। उनको देख करके उनके ऊपर जो सारे दिक्कतें प्रॉब्लम होते हैं, तो उससे देख करके जो लोगों में क्रिएटिविटी होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं कि ये ऐसा काम कर रहा था और उनके साथ ऐसा हुआ, तो इस टाइप का हमारे साथ ना हो जाए, ये भी एक प्रभाव पड़ता है। तो 100 लोगों उसमें आप HRDs तैयार करेंगे तो मुश्किल से 5 या 10 लोग ही तैयार हो पाते हैं, वो भी कुछ हद तक। सही बात कही है, क्योंकि लोग और भी डर जाएंगे। पहले ही लोग बहुत कम लोग इस फील्ड में आते हैं, तो ये सब ऐसे सोशल देखेंगे तो और भी डर जाएंगे। तो कुछ करना पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है सुशील भाई। थैंक यू। Okay, ma'am. Thank you. Next question in the chat box is from Rahul Srivastava-ji. Says, how can we work without the financial support and role of NGOs? How can we work without? Can you just repeat that?
How can we work without financial support and role of NGOs? The role of NGOs. How can we work without financial support? That is, I think, I'm just again narrating from my personal life. Is like, if we have a supportive family, we just, at least in my case, I have a roof on my head because of a supportive family. But otherwise, क्या करना पड़ता है कि हमें बेसिक्स में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर मेनी इयर्स आई यूज्ड टू ट्रैवल ओनली बाय बस. अब तो ऑटो के लेवल में आई हूँ, फॉर एग्जाम्पल metro and auto. But I'm just saying there are many things we can manage even without the support of NGOs, but some compromises have to be made in terms of lifestyle, वो सब. But हो सकता है. Social justice lawyer होने के लिए external funding की जरूरत नहीं है. It depends on with what you are comfortable. अगर आपको एक NGO का support मिले तो great, या एक यूनियन का सपोर्ट मिले तो ग्रेट, मगर उसके बिना भी सर्वाइवल हो सकता है. वी कैन लास्ट, वी कैन सर्वाइव, बट थोड़ा अपना पर्सनल कंफर्ट सब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. इट इज पॉसिबल टू सर्वाइव. Thank you. Yeah, thank you. But I think the roles of international NGOs and NPOs जो खासकर फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं WP के पीछे, आई हैव प्रैक्टिस विद इन 20 years ना इन जबलपुर हाई कोर्ट. तो मुझे लगता है कि काफी सारी इस पॉलिटिक्स पे क्या कहते हैं आप, बिहाइंड द नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसका आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या हम क्या यूज हो रहे हैं या हम रियल में लोगों का काम कर रहे हैं? मैं पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में ट्राइबल कम्युनिटी के साथ काम कर रहा हूँ, कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी. तो जस्ट आई, मतलब मुझे आपका बात अच्छा लगा तो मैंने कहा आपसे पूछूं थोड़ा आपके क्या एक्सपीरियंस है. I think sometimes when we means when I have not ever taken, but when I'm just using the word we very generally, like for social justice lawyers, if we rely on any external funding, sometimes conditions are attached to it. Or kabhi some type of cases you may not be able to do because your funder may not want you to do that or want you to do one particular. So I think thoda independence, हमारा independence curb हो जाता है if we look especially at external funding. ये मैं सोचती हूँ. Yeah, thank you. Thank you. अगला क्वेश्चन अरमान स्टीव जी की तरफ से है. It's how to implement human rights among the locals because we want to work with human rights. How to implement human rights among the locals. How to implement human rights? So सबसे पहले awareness लाना चाहिए. We have to bring about awareness of human rights, and इसके लिए even law students can help in that. Law students, lawyers, community में जाके लोगों के साथ you have to bring about awareness. तो एक बैठक जैसी होनी चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए जहां आप उनको अपना ह्यूमन राइट्स समझा सकते हैं, और फिर अगर कोई वायलेशन हो तो टेक इट अप. एंड एज आई टोल्ड, कोर्ट ही सबके लिए एक, इट्स नॉट अ वन स्टॉप सोल्यूशन. तो कोर्ट जाना पड़ेगा तो कोर्ट जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर और किसी जरिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं. But you have to go out into that community. Yes. Okay, नमस्कार मैडम, अरमान स्टीव. हाँ मैडम, एक्चुअली मैं एक रूरल एरिया में रहता हूँ, कंधमाल में. कंधमाल इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. ओके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कंधमाल. कंधमाल कंधमाल कंधमाल. ओके ओके, कंधमाल. हाँ, या ये इज अ वेरी सेंसिबल डिस्ट्रिक्ट. आप सुने होंगे 2008 एक्ट के बारे में. वो दारा तो सिंह. यहाँ पे मैम, हाँ, नो मैम, नॉट दारा सिंह वाला, बट जो कंधमाल में एक राइट्स हुआ था, दंगा हुआ था, दंगा फसाद हुआ था 2008 में, आप चेक कर सकते हैं. तो अभी मैम मेरे डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत सारे जो दलित हैं, दलित समाज के जो लोग हैं, तो उनके ऊपर ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. जैसे कि वो अगर किसी मंदिर के आसपास चले गए या फिर
जैसे कि अनटचेबिलिटी, इस चीज के बारे में इश्यूज अभी भी आ रहे हैं। और कुछ एक महीने पहले इशू हुआ था जहाँ पे 2 दलितों के सर को पूरी तरह से मुंडवा के उन लोगों को घास खिला के, नाली का पानी पिला के नी केबल उन लोगों को चलाया गया था। तो ये इशू आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल भी है। तो इस बारे में हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, किए हुए हैं। तो हमें जानना ये है कि इस चीज को हम कैसे टैकल कर सकें। ये तो SC/ST एक्ट के बिल्कुल खिलाफ है, एंड ऑल्सो अगेंस्ट आर्टिकल 17 of the Constitution of India, which prevents untouchability, also violation of Article 14. जरूर आप इस पे PIL कीजिए, कोर्ट को ले जाइए, हाई कोर्ट को ले जाइए प्लीज। ये सुनने के लिए भी बहुत मुश्किल है, वेरी सैड। प्लीज फाइल अ PIL अर्लीस्ट। यस मैम। और उसके अलावा भी क्या होता है ना कि जो भी स्टूडेंट्स जब अपने इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उस इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं या फिर जो क्लरिकल स्टाफ हैं वो भी कभी कभी लड़कियों को गलत तरह से टच करते हैं, और उस रिगार्डिंग भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उस चीज को भी हम लोग जब उन लोगों को ओपनली सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं तो वो लोग समझते हैं कि इस चीज को लड़कियां भी सेल्फ प्रोटेक्टिव हो जाती हैं कि उन लोगों का नाम ना खराब हो जाए कहीं, क्योंकि एक छोटा सा एरिया है यहाँ पे। अभी भी लोगों का माइंडसेट जो है वो 1950 के तरह ही है। तो इस चीज को कैसे हैंडल करें, क्योंकि क्लाइंट भी खुद नहीं चाहता कि उन लोगों का नाम सामने आए, तो हम लोग ओपनली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं कि बहुत से लेडीज बोलती है कि ऐसे ही छोड़ दो, हम ये इसको बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो आई थिंक अरमान भाई आपको समझाना पड़ेगा कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो एक महिला के साथ जो हुआ वो बहुत सारे महिलाओं के साथ होगा और भी लड़कियों के साथ होगा। तो आवाज उठानी चाहिए। और अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ यूज करके केस डालेंगे या IPC में भी केस डालेंगे तो ऐसे केसेस में तो नाम को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। तो अगर केस फाइल करेंगे तो भी हम XYZ या ABC ऐसा नाम डाल के भी फाइल कर सकते हैं। इस पिछले साल भी 2024 में भी मैंने 2 केस किए थे XYZ नाम डाल के, क्योंकि वो बोथ वर रेप विक्टिम्स, माइनर रेप विक्टिम्स। और दोनों लड़कियों ने बोला कि हमारे माँ बाप को कोई पता नहीं चलना चाहिए। आज भी उनको माँ बाप को पता नहीं है, वो मैनेज करिए क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारी मम्मी को पता चलेगा तो बहुत दुख होगा, कितनी कठिनाई से वो मुझे पाल पोस के बड़ा कर रही है, मेरी माँ बहुत दुखी होगी। जो भी हो मेरी माँ को नहीं पता चलना चाहिए। दूसरी लड़की ने कहा मेरे माँ बाप दोनों को पता नहीं चलना चाहिए। तो हमने ऐसा XYZ बोल डाल के केस फाइल किया, क्योंकि पहले FIR रजिस्टर नहीं हुआ, फिर हाई कोर्ट डाल के क्रिमिनल OP अंडर सेक्शन 482 डायरेक्शन डालना पड़ा। उधर मैंने XYZ डाल के किया। अभी चार्जशीट फाइल हुआ है, उस स्टेज तक हम आ गए हैं। तो उन लड़कियों को भी बार बार हमने हौसला, मेरा काम ये भी था कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए, नहीं उसको आपको फाइट करना पड़ेगा। तो वो बोले ठीक है फाइट करेंगे। और उन पर ये स्टेटमेंट ही उन पे एक बदलाव, दे वर आल्सो लाइक दिस। पहले वो रेप शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहते थे कि जो उनको हुआ है वो रेप था। वो बोले कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है, वैसे ही बोल रहे थे। फिर प्रोब करने के बाद पता चला कि रिपीटेड रेप हुआ था। मगर मैं बोली कि आप लोग नहीं करोगे तो यही आदमी दूसरों के साथ करेगा। तो वो बोले कि नहीं, किसी और लड़के के साथ ये नहीं होना चाहिए, मगर हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी आपको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो मैं बोली कि IPC भी आपको प्रोटेक्शन देता है कि आपका नाम बाहर नहीं आए। मीडिया वालों पे भी एक पाबंदी है कि आपका नाम कभी पब्लिश नहीं होगा, तो आपके माँ बाप को पता नहीं चलेगा। हम ये केस लड़ेंगे। ऐसे ही
बोल के हम इतने दूर आए हैं, मगर अभी भी ट्रायल वायल बाकी है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अरमान भाई, वहाँ पे ना एक ठो बरगढ़ पे हाँ और आपके उड़ीसा में ना हाई हाँ। कोर्ट पे एक लॉयर है, हम्म। रजनी सोरेन करके, वो इसमें आपको हेल्प करेंगी आपके डिस्ट्रिक्ट में। और जी, तो आप क्या आपका नाम नंबर बताया या सर मेरा आपने? नंबर नोट कर लीजिए। मैं सुशील ओके बात कर सर, रहा हूँ, बोलिए। सारंग। हाँ, सुशील आनंद बोल रहा हूँ, सारंग डिस्ट्रिक्ट से, छत्तीसगढ़ से। जी सर, जी सर। हाँ जी। तो जो हमारे नेक्स्ट जो है ना, आपके यहाँ बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट आता है छत्तीसगढ़ के आगे। ओके, जी तो इस काम में मैं जी आपको सर। सपोर्ट कर सकता हूँ। मेरे 2-3 वहाँ पे है साथी जो इसमें आपको सपोर्ट करेंगे। एज ओ लॉयर भी सपोर्ट ओके सर, करेंगे आपको, और एक दो और साथी है जो आपको आपको वहाँ पे HRDs और वो सारी चीज़ में सपोर्ट कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, और तो आप मुझे ज़रूरत हो अपना तो मैं भी नंबर आऊँगा बोल वहाँ सकते पे। हैं? जी। जी सर। इसलिए आप सब लोग 1 by 1 क्वेश्चन पूछ लेंगे। नहीं, सॉरी। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ मैम, वो अरमान जी जो बताए थे ना, जो सिचुएशन उन्होंने वहाँ पे बताया, उसके अगेंस्ट में उनको मैं बात कर रहा था कि हम इस पे थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे करके। जी क्या सर। बेहतर सर किया आप जा अपना सकता है? नंबर दे सकते हैं? ओके, आप प्लीज चैट बॉक्स में आपका नंबर शेयर कर लीजिए और सेशन के बाद आप कांटेक्ट कर लीजिए उनको। अभी नेक्स्ट ओके, थैंक क्वेश्चन स्वाति सिंह जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्ते सभी को। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे किसी भी कम्युनिटी में जब डिमोलिशन का ऑर्डर होता है और उसमें कुछ गवर्नमेंट कुछ लोगों को तो सपोर्ट करती है, कहती है कि इस टाइम तक का आपका है और आपको हम जमीन देंगे या आपको मकान देंगे, और कुछ लोगों को वो किसी तरीके का सपोर्ट नहीं करती। तो उस केस में क्या हम कुछ उन लोगों के लिए कर सकते हैं जो कि रहने को वहाँ पे 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रही है? तो उस चीज में क्या हम किस तरीके से उस कम्युनिटी की लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि हम एक एरिया में जरूर वर्क कर रहे हैं जहाँ पे ऐसी डिमोलिशन का। बोलिए स्वाति सिंह जी, बोलिए। हाँ, हम ये एक्चुअली हम एक एरिया में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे डिमोलिशन का ऑर्डर हुआ है और उन बहनों के वो सब सारे के सारे माइग्रेंट लोग थे जो कि दूसरे स्टेट से आके इधर बसे, और फिर कुछ टाइम रहने के बाद वो उनको 50s के आसपास का एज टाइम हो गया है। तो उसमें उन लोगों को कुछ लोगों को तो वो रिलीफ दे रहे हैं, जैसे वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास लोग हैं, लेकिन उसमें से जो बेनिफिट मिल रहा है वो केवल 10,000 को मिल रहा है, बाकी 20,000 जो है वो विदाउट बेनिफिट है। तो उन 20,000 के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं ये जानना चाहती आप जरूर इस विषय पे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, हूँ। PIL फाइल कर सकते हैं, नहीं तो इंडिविजुअली किसी लोगों के लिए भी फाइल कर सकते हैं। दो PIL विल बी बेटर बिकॉज इट हैज इतने सारे लोग इम्पैक्ट हुए हैं। नहीं तो भी रिट पिटिशन डाल सकते हैं, आर्टिकल 14 यूज कर सकते हैं कि बिकॉज ट्रीटिंग इक्वल्स एज अनइक्वल्स, मतलब कि सबको एक ही टाइप का बेनिफिट नहीं मिला, तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है। आप जरूर हाई कोर्ट जा सकते हैं सबको बेनिफिट मिलने के लिए। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ बात की थी, तो वो वहाँ पे एक क्वेश्चन ये उजरा कि आप लोगों को तो पहले से पता था कि ये एरिया डिमोलिशन होने वाला है, तो आप क्यों बसे? लेकिन हमारा कहना ये है कि वो बसे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको बिजली भी दी, उनको आधार कार्ड भी दिया, उनको वोटर ID कार्ड भी दिया, उस एरिया में राशन कार्ड भी दिया। तो वो सब चीजें गवर्नमेंट ने दी है, रोड भी बनाई है, सब कुछ बनाई है। उसके बावजूद अब वो ऐसा कह रहे हैं कि वो एरिया पहले से आपको पता था। तो इज दैट राइट? गवर्नमेंट सही है यहाँ पे? No, no, no. You can go to the court, Swati ji.
आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि राइट टू हाउसिंग इज अ फंडामेंटल राइट, और उनको कोई ऑल्टरनेटिव जगह या ऑल्टरनेटिव घर भी नहीं दिया, तो देना चाहिए, आप जरूर कोर्ट जा सकते हैं। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सबिता जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नमस्ते जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन वही नमस्ते। था, क्वेश्चन मतलब एक क्लैरिफिकेशन था। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा होता है उधर मैं जहाँ पे काम करती हूँ, उड़ीसा का केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, क्या होता है रूरल वुमेन लोग ना कुछ बोलने के लिए डरते हैं, कैसे बोलेंगे, लेकिन वो माने वायोलेशन को पूरा फेस करते हैं। हम भी दिखते हैं, जैसे लिकर एक इश्यूज होता है, वो टर्चर भी होते हैं घर में। तो एक्चुअली वो जो हम लोग बोलते हैं कि जो सोशल जस्टिस लॉयर के बात बोलते हैं, वो लोकली कैसे सोशल जस्टिस लॉयर उनको मिल पाएंगे? वो कैसे जाके उन लोग को जितना जो फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो कैसे जाके उनको कौन काउंसलिंग कर पाएंगे? जैसे उन लोग का कुछ मतलब ऐसे उनको पास समाधान का रास्ता कैसे आएगा, उसको थोड़ा बता दीजिए। तो उस मोहल्ले में, उस एरिया में कोई विमेन्स ग्रुप्स कुछ भी नहीं है? हाँ है, बहुत सारा ग्रुप है, हम भी बात किए के साथ भी बात भी करते हैं। वो लोग तो अवेयरनेस कर सकते हैं ना, कि ऐसे विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, और इस एक्ट में ये प्रोविजंस है, ये रेमेडी मिल सकता है। तो उस सबका हम अवेयरनेस लाएंगे तो कोई ना कोई आएगा डालने के लिए, कोई ना कोई। इट मे टेक अ लिटिल टाइम, बट वही मैं बात करती हूँ। तो कोई ना कोई डर को छोड़ के दे विल कम फॉरवर्ड। यस। लेकिन वो जो सोशल जस्टिस की, लेकिन उनका जो हम लोग बोलते हैं कि सोशल जस्टिस लॉयर, वो सोशल जस्टिस मेरा एक मैंने मतलब मैं शायद सुन नहीं पाए। एक्चुअली सोशल जस्टिस लॉयर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं या एक कोर्ट में होते हैं? डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है तो कोर्ट में बैठते हैं कि हम कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी काम कर, क्योंकि हम तो we are all independent lawyers, we are not appointed by the government. Okay. So we just out of our interest हम सब करते हैं। जैसे कि yes, and there are social justice lawyers all over the country, but still a small band only, और बहुत से लोग को ऐसा काम करना चाहिए। अगर बहुत लॉ स्टूडेंट्स ऐसा काम में उतरना नहीं चाहते, people go to मैं सोच रही थी कि जैसे सिविल लॉयर होते हैं, क्रिमिनल लॉयर होते हैं, ऐसे ही सोशल जस्टिस लॉयर किसी का कुछ पोस्टिंग है तो मैं उनका लेवल ऐसा नहीं होगा। आप यू हैव टू लुक फॉर क्रिमिनल लॉयर या फैमिली कोर्ट लॉयर, वो भी शायद डीवी केसेस करेंगे। डीवी केसेस करने के लिए आप एक फैमिली लॉयर को भी ढूंढ सकते हैं, जिनका होता है, जो लेकिन जो ये वर्क सिंसियर करेंगे, आप उनको ढूंढ सकते हो, फैमिली लॉयर्स। यस सर, यस मैम, थैंक यू। We have the last question from Amit Sarodeji in the chat box, and it talks about how can a junior lawyer work on social justice cases without experience and while having financial responsibilities. Yes. So I would always think it's a good idea to get some experience. I would think so. And like again, it's only my opinion. I'm not saying it's the only opinion or it's the only correct opinion. As I may there can be many points of view, but personally, I feel it is good to gain experience by working with a lawyer who is dealing with social justice issues, instead of trying to do it all alone. Also कर सकते हैं, मगर I think it's always good to train with a lawyer for at least a couple of years, so you will also understand how to deal with these issues competently. नहीं तो अगर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना शुरू कर भी दिया तो एटलीस्ट पार्ट टाइम या सम केसेस में एक सीनियर को असिस्ट कर सकते हो जो सोशल जस्टिस लॉयरिंग कर रहा हो, तो एक कर रहा हो या कर रही हो,
So one side you are earning your income as an independent lawyer, but you're also gaining experience by working with a social justice lawyer. यही मैं suggest करूँगी. We come to the end of the session with this. Thank you so much Ramapriya ji for such an insightful session. आपने कुछ ज़रूरी बातें highlight की है, जैसे correct questions पूछना, client को कौन सा relief चाहिए समझना, सही और simple strategy चुनना, and the importance of transparency, building skills and resilience. The examples you gave, it made us easier for all of us to understand the situation. We are grateful for the depth and passion you brought today. आपने हम सबको इंस्पायर किया है कि आप अपने काम में इन पर्सपेक्टिव्स को लेके आगे बढ़े. So I thank you very much for taking this time out to be with us today. I also thank all the participants for joining and request you to please join the rest of the sessions till the 19th of August. And इसके details आपको chat box में मिलेंगे. हमारी sessions के साथ updated रखने के लिए आप हमारे साथ Instagram और LinkedIn में भी जुड़ सकते हैं. Thank you so much. Thank you all, especially thanks to Nupur and Tanya and you also, Sristika. Thank you. Thank you, madam. Namaste. Namaste.